हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम साइंस चैप्टर 10 साउंड का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम समझेंगे कि वाइब्रेशंस की जब हम बात करते हैं तो वाइब्रेशन के संबंध में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। और जब हम ये तीन चीज़ें समझ लेंगे तो वहाँ से हम समझेंगे कि जो साउंड होती है उसकी लाउडनेस और पिच का क्या अर्थ है। तो वाइब्रेशन मैंने जैसे आपको समझाया था अपने पिछले वीडियोस में, जब एक पॉइंट के इर्द गिर्द कोई चीज़ घूमती है, जैसे अगर आपने घड़ियाँ देखी हैं जिनमें पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम जो है वो एक पॉइंट के आसपास घूमता है। ये घड़ी है, उसके नीचे ये पेंडुलम लगा हुआ है, तो पेंडुलम जो है यहाँ से इस पॉइंट पे जाता है, फिर इधर आता है, फिर वापस आ जाता है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन, एक पॉइंट के आसपास घूमना। और एक जो चक्कर है यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ पे ऑसिलेशन, ठीक है। ये मैंने बनाया है, ये किसी भी बारी चीज से आप बना सकते हैं पेंडुलम। तो अभी देखिए ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, थोड़ा बहुत हिल रहा है क्योंकि ये हवा की वेव्स हैं एसी के कारण। तो नॉर्मली अगर हवा की वेव्स नहीं होंगी ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको नीचे खींच कर रखती है। अगर इसको हम थोड़ा सा पुश करें तो ये एक पॉइंट के आसपास घूम रहा है, यहां जाएगा, दूसरी ओर जाएगा, फिर आएगा, वापस जाएगा। इन्हें कहते हैं वाइब्रेशंस। अच्छा, पानी में अगर आपने कभी पत्थर वगैरह फेंका है, ये पानी है, बिल्कुल स्टिल है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। आप पत्थर फेंकिए तो पानी की आपको लहरें दिखाई देंगी चलती हुई, दोनों। तो यहां पत्थर फेंका है, इधर भी चलेंगी, चारों तरफ चलेंगी। इनफैक्ट ऊपर से देखेंगे तो आपको गोल सर्कल सा दिखाई देगा लहरों का, जो दूर जाता है। उसमें एक्चुअली पानी मूव नहीं कर रहा होता, जो पानी के कण हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। ये आपने यहां पत्थर मारा तो इस पॉइंट पे पत्थर लगने से जो पानी का कण है नीचे जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ऐसे ही ये जो वाइब्रेशंस हैं दूसरे कण को पास होंगी, फिर दूसरा कण भी ऊपर नीचे जाएगा, ये भी ऊपर नीचे जाएगा, ये भी ऊपर नीचे जाएगा। तो आपको लगेगा जैसे लहर चल रही है, पानी में एक वेव चल रही है। तो ये कण हैं एक ही पॉइंट पर ऊपर नीचे घूम रहे हैं, अपनी जगह नहीं बदलते। तो ये भी एक वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। पेंडुलम भी वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। और जब हम बात करते हैं तो हवा के कण वाइब्रेट करते हैं। क्या, कहां से वाइब्रेशन शुरू होती है? जब हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे, वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से जो हवा है वो वाइब्रेट करेगी और साउंड आगे ट्रेवल करेगी। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में ये तीन वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है जो हमें समझने हैं। पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि ये पेंडुलम ले लेते हैं हम, ये पेंडुलम है, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया था अभी आपको। हम इसको कितना दूर ले जाके छोड़ते हैं, ये जो डिस्टेंस है, मीन पोजीशन कहते हैं इसको, मीन पोजीशन, जो बीच की पोजीशन है, कितनी दूर तक गया, ये जो डिस्टेंस है इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, इसको कहेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे इसका मैं आपको थोड़ा एग्जांपल करके दूं। अभी मैंने इसको इतना दूर ले गया, लगभग समझिए 2 इंच, तो इसका लगभग 2 या 3 इंच एम्पलीट्यूड है। अगर इसको मैं यहां ले जाऊं, अभी देखिए इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर और मैं इसको लंबा कर दूं, यहां ले जाऊं,
अब इसका एम्पलीट्यूड और बढ़ गया। सेंटर पोजीशन से कितनी दूर तक जा रहा है वो होता है एम्पलीट्यूड। जो भी चीज हिलेगी एक मेन पोजीशन के आसपास तो कितनी दूर तक जाती है मैक्सिमम, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड वो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, या जिसको पोजीशन ऑफ रेस्ट भी कहते हैं, इसको मेन पोजीशन भी कहते हैं और पोजीशन ऑफ रेस्ट भी कहते हैं। पोजीशन ऑफ रेस्ट जहां पर ये शुरू में खड़ा था, इसको मैं थोड़ा कोशिश करता रुक जाए। ये देखिए इसकी मेन पोजीशन है, बिल्कुल इस टाइम पे स्टिल है। तो यहां से इसको मैं इतनी दूर ले गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कितना समय लेता है ये पूरा एक चक्कर लगाने में। जब हमने इसको यहां से लेके मान लीजिए पुल करके यहां तक ले जाते हैं और यहां से कुछ छोड़ देते हैं, तो जब यहां से चलना शुरू किया इधर पहुंचेगा, वहां जाएगा और वहां से वापस आएगा। तो ये एक साइकिल पूरा, यहां तक हम इसको पुश करके लाए थे। तो यहां से चल के पहले ये इधर गया, फिर वापस इधर आया यहां तक। यहां से पहुंचने में यहां तक कितना समय लगा, वो उसका टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड का कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी होता है कि सेंटर में जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से चलकर यहां पर आया, फिर ये इधर गया, फिर वापस आया यहां पर, तो ये भी एक पूरा चक्कर है। तो दो तरह से हम चक्कर को मानते हैं, यहां से एम्पलीट्यूड से लेके यहां तक गया और यहां वापस आया, ये मेन पोजीशन है। तो यहां से शुरू करके यहां तक गया और यहां से शुरू होकर यहां पर आया। दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, चाहे ऐसे कैलकुलेट करें हम चाहे ऐसे कैलकुलेट करें। तो कितना समय लेता है बेसिकली एक ऑसिलेशन, इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन पूरी करने में कितना समय लेता है। तो जब बड़ी क्लास में जाएंगे आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। आपको एक पेंडुलम देंगे तो आप उसकी ऑसिलेशन काउंट करेंगे। मान लीजिए 1 मिनट में उसने कितनी ऑसिलेशन की, उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका टाइम पीरियड कितना है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में ये कितना समय लेता है। तो ये दूसरी चीज हो गई, हमने समझ ली। तीसरी है फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितने चक्कर करेगा पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम सेकंड्स में नोट करेंगे, एम्पलीट्यूड को सेंटीमीटर्स में नोट करेंगे या मिलीमीटर्स में नोट करेंगे, डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा एम्पलीट्यूड है। और फ्रीक्वेंसी को हम नोट करते हैं हर्ट्ज में। एक साइंटिस्ट थे HERTZ, तो इस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है इसका यूनिट। तो अगर हम कहें कि किसी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, इसको ऐसे लिखते हैं HZ। तो 1 हर्ट्ज का मतलब है एक ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये एक पूरा चक्कर करेगा, यहां से लेके यहां जाएगा और वापस आ जाएगा, या मेन पोजीशन से चलकर यहां पर आएगा, फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आ जाएगा। दोनों का सेम होगा टाइम पीरियड। अगर ये एक चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज। अगर 50 चक्कर लगाता है 1 सेकेंड में तो 50 हर्ट्ज। अगर 100 ऑसिलेशंस पूरी करता है 1 सेकेंड में तो 100 हर्ट्ज। तो जब आपको कहा जाए किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज, तो मतलब है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में वो 200 ऑसिलेशंस पूरी करता है। यहां से लेकर यहां गया फिर वापस आया, यहां से यहां गया फिर वापस आया, 200 बार ये चक्कर लगा देगा 1 सेकेंड में, ठीक है। अब 3 चीजें हमने समझ ली। एम्पलीट्यूड, भाई हम कितनी दूर इसको खींच के लेके गए थे, ये जैसे फिर से मैं बताता हूं, ये मेन पोजीशन है, यहां तक ले गए इतना बड़ा एम्पलीट्यूड, यहां ले गए इतना एम्पलीट्यूड, पहली बात। दूसरा, एक पूरा चक्कर लगाने में
कितना समय लगा, हो गया एक पूरी ऑसिलेशन कहते हैं उसको, यहां से लेके यहां गया फिर वापस आया यहां तक। एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस। ओके, अभी आते हैं हम लाउडनेस एंड पिच के ऊपर। लाउडनेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, अगर कहेंगे कि किसी व्यक्ति की आवाज बहुत लाउड है, मतलब वो जब बोलता है उससे जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं उनकी एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो आवाज लाउड नहीं होगी। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। इनफैक्ट इसमें एक फॉर्मूला होता है कि अगर एम्पलीट्यूड, मान लीजिए किसी का एम्पलीट्यूड 2 गुना हो गया तो उसकी लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लाउडनेस अगर डबल होगी एम्पलीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर ये 4 टाइम्स हो जाएगी तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, 4 गुना बढ़ेगी। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं हम डेसिबल में। डेसिबल, जिसको इंग्लिश में जब शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, डी, बी कैपिटल डी स्मॉल। तो आपके यहां पे चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है, जो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, जो सांस ले रहे हैं, हमारी जो आवाज निकलती है उसकी लाउडनेस होती है 10 डेसिबल। जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, 2 लोग बैठ के आमने सामने, 60 डेसिबल लाउडनेस होती है। किसी फैक्ट्री में जाएंगे जहां पर खूब मशीनें चल रही हैं, उसका शोर है, एवरेज, बहुत भारी मशीनें नहीं चल रही, बहुत जोर से मशीनें नहीं चल रही, बहुत आवाज करके मशीनें नहीं चल रही, नॉर्मल एवरेज आवाज है, तो 80 डेसिबल होगा। और 80 डेसिबल के ऊपर जो लाउडनेस होती है वो हमारे लिए पेनफुल होती है, कष्ट देती है हमको। ठीक है, तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने समझना है, लाउडनेस डिपेंड करेगी एम्पलीट्यूड के ऊपर। ठीक है, तो जैसे लाइन होगा उसकी आवाज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो बड़ा ग्राफ बनेगा, ऐसे उसकी बनेगी। तो जिसकी आवाज लाउड नहीं है उसका छोटा एम्पलीट्यूड बनेगा। ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम साउंड वेव का। इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है। फिर दूसरी चीज आती है पिच। आवाज के साथ में 2 चीजें हम नोट करते हैं, एक तो पिच, एक लाउडनेस। पिच का मतलब कितनी तीखी आवाज है, कितनी बारीक आवाज है, वो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी मैंने क्या समझाया था कि 1 सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस पूरी होती हैं। अगर एक ऑसिलेशन पूरी होती है तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज। अगर 100 ऑसिलेशंस पूरी होती हैं तो 100 हर्ट्ज। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई पिच। आमतौर पे वीमेन की आवाज हाई पिच्ड होती है, बच्चों की भी होती है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करती है आवाज की पिच, तीखी कितनी है, कितनी श्रिल है। इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, श्रिलनेस।
पिच के लिए एक और वर्ड होता है श्रिलनेस। श्रिलनेस, आवाज कितनी श्रिल है, कितनी तीखी है। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जो लाउड वॉइस है वो हाई पिच होना जरूरी नहीं है। लाउडनेस कम है तो लो पिच होना जरूरी नहीं है। उल्टा भी हो सकता है कि लाउडनेस ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, लो पिच। लाउड वॉइस जैसे लाइन का कहते हैं, लाइन की वॉइस लाउड होती है पर लो पिच में होती है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। बर्ड्स की नॉर्मली आवाज लो होती है, लेस लाउड नहीं होती है। ठीक है, इट इज नॉट लाउड पर हाई पिच होती है। विसल बजाते हैं आप, विसल की भी हाई पिच होती है। तो ये अभी फिर से एक बार समझा देता हूं। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, पिच या श्रिलनेस। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउड ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो हाई पिच होगी, आवाज श्रिल होगी। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। जो उसके बाकी पॉइंट हैं, ऑडिबल एंड इनऑडिबल नॉइज पॉल्यूशन वगैरह, वो हम जो है कंक्लूडिंग वीडियो में करेंगे। और उसके बाद इसके जो कीवर्ड्स हैं वो भी समझ लेंगे, और एक एक्सरसाइज जो है इसकी वो मैं आपको अलग वीडियो में करके समझाऊंगा। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखें, टॉपिक को अच्छे से समझें। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वो पॉइंट फिर से समझाऊंगा। थैंक यू।